अगर इसके स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज आती कि जो गलत होती तब इसका आंसर जाता स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो इस चीज को याद रखना, सोच समझ के बताना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, लेकिन अब बात वही प्रीफरेंस पे आ जाएगी कि आपको ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही कौन सा क्लिक करना है। और आज हम जानेंगे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशी गुप्ता आप सभी का सुदर्शन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज और सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के हर एक ऑप्शन को ब्रीफली, कि अगर ये ऑप्शन सही है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये है टेलीग्राम चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, तो आप लोगों को आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो इस चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ में जो भी एग्जाम्स की नई नई वैकेंसीज आती हैं तो सारी इंफॉर्मेशन, सारे पीडीएफ आपको इस चैनल पे अपलोड कराए जाते हैं, तो आप इसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपसे टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पैनल पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर क्या होते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यूज लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर्स, यानी कि ये बड़े आकार के ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। सेकंड है यूज स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर्स, ये छोटे आकार के ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। थर्ड है आर नॉट सूटेबल फॉर मोबाइल एक्सरे यूनिट्स, यानी कि ये मोबाइल एक्सरे इकाइयों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और फोर्थ दे रखा है प्रोवाइड अ लो रिपल वोल्टेज टू दी एक्सरे ट्यूब्स, यानी कि एक्सरे ट्यूब को कम रिपल वोल्टेज प्रदान करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ के बताना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, लेकिन अब बात वही प्रीफरेंस पे आ जाएगी कि आपको ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही कौन सा क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। और सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जनरेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि एक्सरे जनरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में जानना। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे जनरेटर के बारे में। एक्सरे जनरेटर्स होते हैं जो कि एक्सरे ट्यूब्स को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब इनके पास में क्या होता है, एक्सरे जनरेटर्स जो होते हैं इनके पास में रेक्टिफिकेशन सर्किट होता है, इनके पास में ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनके पास में ट्रांसफॉर्मर होते हैं, रेक्टिफिकेशन सर्किट होता है इनके पास में, जो यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं कि ये 4 टाइप के आपके जनरेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल 4 टाइप के जनरेटर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंगल फेज जनरेटर। पहला कौन सा होता है, सिंगल फेज एक्सरे जनरेटर। एक होता है 3 फेज एक्सरे जनरेटर, तो सेकंड होता है 3 फेज एक्सरे जनरेटर। क्या होता है इसके बारे में, इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम थोड़ा बहुत देख लेंगे इन सारे जनरेटर्स का। ओके, थर्ड होता है कांस्टेंट पोटेंशियल एक्सरे जनरेटर, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल एक्सरे जनरेटर। और फोर्थ जहां का हमारा क्वेश्चन आया है हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर का, तो फोर्थ हम पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर। ओके, तो चलिए इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सिंगल फेज के बारे में बातें। तो देखो सिंगल फेज जो एक्सरे जनरेटर्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो वोल्टेज हमको ये वोल्टेज जो प्रोवाइड करते हैं वो वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इनका जो वोल्टेज होता है ना, ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ट्यूब को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्यूब होती है उसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट, यानी कि चेंज होता रहता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के मैक्सिमम तक चेंज हो सकता है।
इसके लिए इन सिंगल फेज जो एक्से जनरेटर्स होता है इनको 3 फेज जनरेटर की या फिर तुम ये कह सकते हो कि इनको कांस्टेंट पोटेंशियल एक्से जनरेटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया सिंगल फेज के बारे में। अब बात करते हैं 3 फेज एक्से जनरेटर के बारे में। अब देखो इसमें कहा गया है 3 फेज के बारे में। अब 3 फेज के मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर तुमको पता है 2 तरीके की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इनमें क्या होते हैं, 3 के सेट बनते हैं, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के पास में वायर्स के 3 वायर्स होंगे, उन 3 वायर्स के सेट बनते हैं यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे होते हैं और 3 ही सेकेंडरी के पास में वाइंडिंग्स होती है। क्लियर? तो इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, 3 फेज 6 पल्स जनरेटर बनाते हैं और कभी कभी ये 3 फेज 12 पल्स जनरेटर भी बनाते हैं। क्लियर? अब पता है एक बार क्वेश्चन आया था कि 3 फेज जनरेटर जो होता है उसमें 3 वायर्स होते हैं, तो एक वायर जो होता है वो कंपैरिजन के 2 वायर्स के कंपैरिजन में कितने एंगल पे होता है। तो देखो 3 फेज जो जनरेटर होता है इनमें कन्फिग्रेशन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इनमें कन्फिग्रेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है डेल्टा की फॉर्म में और एक होता है वाई की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं स्टार, उसकी फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है कि एक जो वायर होता है वो एज कंपेयर टू 2 वायर्स के क्या रहता है, 120 डिग्री के एंगल पर रहता है। तो उस टाइम पे उसका आंसर क्या था, 120 डिग्री एंगल। क्लियर? तो वहां पे डेल्टा और वायर्स जो होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि 3 फेज जनरेटर का ज्यादा होता है रिपल फैक्टर की सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज का रिपल फैक्टर जो होता है ये 100% होता है, जबकि अगर 3 फेज की बात करूं तो ये 4% होता है। क्लियर? वहीं अब बात करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल एक्से जनरेटर की। नाम में पता चल रहा है कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला होता है। ठीक है? तो ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं किसकी हेल्प से, कैपेसिटर डिस्चार्ज मेथड की हेल्प से, कि कैपेसिटर को पहले चार्ज करते हैं, फिर जब हमें एक्से ट्यूब के लिए एक्सपोजर चाहिए होता है तो वहां से सारा चार्ज हम कैप्चर कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्सरे प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहता है कंटिन्यूअस पोटेंशियल एक्से जनरेटर के अंदर। तो उस एक्सरे प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज में लेते हैं ग्रिड एक्सरे ट्यूब को, ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब, जो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था। ठीक है? याद होगा सबको, ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब को, या फिर हम यहाँ पे लेड स्टॉपर्स जो होते हैं उनको यूज में लेते हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है कांस्टेंट पोटेंशियल एक्से जनरेटर। अब हमारा जो मेन था वो है हाई फ्रिक्वेंसी एक्से जनरेटर। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है? और ये क्या करते हैं, ये एक्सरे प्रोडक्शन भी हाई फ्रिक्वेंसी का अच्छा प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? इनका जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1% या उससे भी कम देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। हाई फ्रिक्वेंसी एक्से जनरेटर में हम हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं। ओके? इसके अलावा ये काफ़ी चीप होता है, हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो इन जनरेटर्स के बारे में कही जाती हैं। क्लियर? तो जनरेटर पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो अब इसमें ऑप्शन पर चलते हैं। थोड़ी स्लाइड बढ़ चुकी है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन था यूज लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर्स। हम यहाँ पे लार्ज साइज ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है? इसके अलावा अब देखो हाई फ्रिक्वेंसी जो एक्से जनरेटर्स होते हैं इनका यूज हम पोर्टेबल यूनिट्स में करते हैं, हम इनका यूज मेमोग्राफी में करते हैं, सिटीज में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो कहा गया है कि आर नॉट सूटेबल फॉर मोबाइल एक्सरे यूनिट्स। ठीक है? तो ये मोबाइल एक्सरे यूनिट्स और पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स दोनों के लिए सूटेबल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है आर नॉट। ठीक है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है, अगला है प्रोवाइड अ लो रिपल वोल्टेज टू द एक्से ट्यूब, यानी कि ये क्या करते हैं, एक्से ट्यूब को लो रिपल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन सही देखने को मिल रहे होंगे, एक तो कि इसमें हम स्मॉल ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं साइज का, और दूसरा लो रिपल वोल्टेज। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को पहले जो ध्यान देना है वो देना है रिपल वोल्टेज पे। ठीक है? क्योंकि ये उसकी फंक्शनिंग को बता रहे हैं।
क्लियर। तो लो रिपल वोल्टेज जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी एक्स जनरेटर प्रोवाइड करता है। अगर इसके स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज आती कि जो गलत होती तब इसका आंसर जाता स्मॉल साइज ट्रांसफार्मर। ओके, तो इस चीज को याद रखना। इसके अलावा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि रिपल फैक्टर क्या होता है। तो देखो, रिपल फैक्टर का मतलब होता है कि जब डीसी जितना हमें आउटपुट मिलता है उसमें कितना एसी कंटेंट है। जहां पे रिपल फैक्टर ज्यादा है उसका मतलब वहां पे एसी कंटेंट ज्यादा है। अगर वहां पे एसी ज्यादा है तो जो वोल्टेज होगा वो बार बार फ्लक्चुएट होगा। क्लियर है? तो वहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलना कम, पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इसलिए सिंगल फेज में क्या होता है, फ्लक्चुएट बार बार होता है, क्योंकि इसका रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट कम अंडर द अलारा प्रिंसिपल। अलारा प्रिंसिपल के अंदर कौन से फैक्टर है जो कि नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन अलारा सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? फर्स्ट है यूजिंग ग्रिड फॉर ऑल केसेस, सभी मामलों में ग्रिड का उपयोग करना। सेकंड है यूजिंग ऑर्गन शील्ड, अंग शील्ड का यूज करना। थर्ड है यूजिंग ऑप्टिमल एक्सपोजर फैक्टर्स, यानी कि ऑप्टिमम एक्सपोजर कारकों का यूज करना। और है यूजिंग स्मॉल फील्ड साइज, छोटे फील्ड साइज का यूज करना। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या क्लिक करोगे? चलिए बताइए। बिल्कुल, हम सब पढ़ते हैं ना अलारा, तो हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक है, हम सबने काफी पढ़ा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर जो है। इसका बिल्कुल आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। और आपको जो भी नई नई बातें पता हो वो बताना। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी फॉर्म को याद कर लो, एज लॉ एज रीजनेबल अचीवेबल, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं यहाँ पे रूल की, प्रिंसिपल की। अब देखो, अलारा प्रिंसिपल थे, जितने भी रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल थे वो इसीलिए दिए गए थे। उनका बस मेन रीजन यही था, उनका मेन पर्पस ये था कि पेशेंट जो हो, उस पेशेंट को क्या लगनी चाहिए, कम से कम पेशेंट को जहां और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको कम से कम डोज मिले, मिनिमम से मिनिमम डोज मिलनी चाहिए। इसी कारण से क्या बनाए गए थे, ये प्रोटेक्शन प्रिंसिपल बनाए गए थे, मिनिमम से मिनिमम डोज मिले। क्लियर? अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम तो पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे शील्डिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। शील्डिंग डिवाइसेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि शील्डिंग डिवाइसेस कौन से, हम यहाँ पे लेड एप्रॉन्स का यूज करते हैं, और हम यहाँ पे थायराइड शील्ड का यूज करते हैं, गोनाड शील्ड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू विंडोज का भी यूज करते हैं, ठीक है। व्यू विंडोज का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको हम लेड विंडो के नाम से जानते हैं, उनका भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तो शील्डिंग डिवाइसेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही है कि जो कि आ रहा है अलारा प्रिंसिपल के अंदर। यूजिंग ऑप्टिमम एक्सपोजर फैक्टर्स, हम जो ये कर रहे हैं वो इसलिए करते हैं, सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि जो हम रेडिएशन पेशेंट को दे रहे हैं, क्या वो उसको डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है या फिर नहीं देने वाली है, यानी कि हम उसमें उसको जस्टिफिकेशन को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन पेशेंट का देखा जाता है। इसके अलावा अगर वो एक्सपोजर पेशेंट के लिए क्या है, ऑप्टिमाइज है, यानी कि जिस अकॉर्डिंग पेशेंट के अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमाइज है, तभी हम उस फैक्टर को क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। अगली बात है यूजिंग स्मॉल फील्ड साइज। अब अगर आप क्या करोगे, फील्ड साइज यानी कि अगर आप एफओवी जो है वो कम करोगे तो पेशेंट को क्या नहीं मिलेगी, अननेसेसरी डोज नहीं मिलेगी। अगर पेशेंट को अननेसेसरी डोज नहीं मिलेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट डोज ज़्यादा नहीं बढ़ रही, हम पेशेंट डोज मिनिमम करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, अब ग्रिड का यूज कब करते हैं हम, ग्रिड का हम यूज करते हैं स्कैटर रेडिएशंस को हटाने के लिए, जिससे इमेज क्वालिटी अच्छी हो सके। क्लियर? तो ये सीधा का सीधा लिंक किससे होता है, इमेज की क्वालिटी से है, ना कि पेशेंट डोज से। तो आंसर गया फर्स्ट। क्लियर? तो इस तरीके से जो भी आपको चीजें पता हो उनको कोरिलेट करना और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस किसी भी अकॉर्डिंग आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैनल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी, यानी कि डिजिटल रेडियोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है ए सेलेनियम, सेकंड है सोडियम आयोडाइड, थर्ड है बेरियम फ्लोरोहैलाइड और फोर्थ है सिल्वर हैलाइड।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो डीआर को और सीआर को अच्छे से पढ़ के जाना, सीआर के प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना, सीआर किस तरीके से वर्किंग करती है, और साथ साथ में उसका जो इमेज कंपैरिजन होता है, इमेज क्वालिटी का कंपैरिजन भी अच्छे से पढ़ के जाना। और आर्टिफैक्ट्स तो तुम लोगों को पढ़ के ही जाने हैं, वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। क्लियर। चलो तो बात करते हैं डीआर की। तो डीआर सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमने डीआर का यूज़ किया तो इससे क्या हुआ। तो देखो जब भी हमने इमेज रिसेप्टर का यूज़ किया तो हमने जो स्क्रीन फिल्म कैसेट थी उन सबको हटा दिया है। क्लियर। अब क्यों हटाया था, क्योंकि इनकी स्टोरेज फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। सेकंड, ये पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इनका स्पेटियल रिजोल्यूशन और इनका कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पे डीआर का यूज़ करते हैं। लगभग इनका स्पेटियल रिजोल्यूशन कितना होता है, 10 लाइन पेयर्स पर mm होता है। क्लियर। अच्छा, अगर इनकी बिट डेप्थ की बात की जाए, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इनका बिट याद रखना हम 8, 12 और 16 में से कोई यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो आप मेनली 12 पर क्लिक करना कि हम 12 बिट का यूज करेंगे। ओके। अब बात करते हैं कि जो डीआर है इसमें होता क्या है। तो देखो डीआर जो है इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लैट पैनल डिटेक्शन सिस्टम होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डिटेक्शन सिस्टम और एक होता है क्या, डायरेक्ट फ्लैट पैनल डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है। अब इनडायरेक्ट यानी कि समझ रहे हो ना, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, और डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही एक्सरेज इन इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डिटेक्शन पे जाती हैं तो ये एक्सरेज को इनके सबसे पहले विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं और उस विजिबल लाइट के बाद में इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्ट फ्लैट की, तो यहाँ पे एक्सरेज जो होती हैं उनको सीधा ही इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको सीधा ही इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। तो ये कुछ यहाँ पे बातें होती है। अच्छा, जो एक्सरेज विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेंटिलेशन क्रिस्टल। क्या होते हैं, सेंटिलेशन क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, साथ साथ में एक फोटो डायोड पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है एमॉर्फस सिलिकॉन की। और यहाँ पे क्या होता है, एमॉर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टर पाया जाता है। ठीक है। और बाद में जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते हैं तो जो TFT होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो इनको क्या करती है, रीड आउट एनालिसिस करती है। क्लियर। तो ये यहाँ पे होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि गेटवे होते हैं, सोर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, किस तरीके से वो पहले रो जो होती है उसको रीड करते हैं, फिर कॉलम को रीड करते हैं। चार्ज स्टोर रहता है कैपेसिटर्स में। अगर इन पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो TFT ऑफ रहती है, अगर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो ये ऑन रहती हैं। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो जो डिजिटल रेडियोग्राफी है इसमें हम अगर यहाँ पे अगर सिलिकॉन दे रखा होता है तो सिलिकॉन और सेलेनियम दे रखा है तो क्या करेंगे, एमॉर्फस सेलेनियम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। अरे भाई ये हट जाए। ठीक है। एमॉर्फस सेलेनियम जो है इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें कर ली किसके बारे में, यहाँ पे हमने बातें करी कि डीआर जो है इसमें हम किस टाइप का यूज करते हैं। क्लियर। तो इनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इनको पढ़ के जाना अच्छे से, और आर्टिफैक्ट्स तो पढ़ के जाना ही है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्री व्यू ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जब ब्रेस्ट के क्या 45 डिग्री व्यू किया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रेनियोकॉर्डियल व्यू, मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू, रोजेनबर्ग व्यू या फिर जुडेट व्यू। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इजी लग रहा होगा ना कि सारी चीज़ें तो इजी हैं, क्या ही है। ठीक है। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उन पे भी ध्यान देना। ठीक है। जो जितने भी व्यूज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट व्यूज़ होते हैं उनको पढ़ के जाओ, सारे के सारे व्यूज़ को। क्लियर। चाहे अब वो स्कल के हो, शोल्डर्स के हो, एल्बो के है, ह्यूमरस का है, पेल्विस का है, सबको पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो ब्रेस्ट है उसके 45 डिग्री में अगर क्या है, 45 डिग्री में अगर कोई व्यू लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू। क्या बोलते हैं, मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू।
इसमें पेशेंट होता है उसको क्या किया जाता है 45 डिग्री के अप्रॉक्स 45 से 60 डिग्री के अप्रॉक्स क्या किया जाता है ऑब्लिकली रोटेट करवाया जाता है और ऑब्लिक रोटेट करवा के फिर उसको जो बीम होती है वो परपेंडिकुलर दी जाती है। क्लियर। अब इस पार्ट में क्या होता है कि जो इस व्यू में हम क्या करते हैं मेनली एक्सिला पार्ट को देखने के लिए, इसके अलावा इसका जो अपर क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पार्ट के एग्जामिनेशन के लिए ये किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो मीडियोलेटरल ऑब्लिक व्यू होते हैं इनके क्या होता है ये रूटीन मैमोग्राफी स्कैन भी कराए जा सकते हैं। ठीक है। और क्रेनियोकॉर्डल व्यू तो सबको पता ही है कि क्या किया जाता है, क्रेनियोकॉर्डल व्यू होता है एक जो भी क्या है एक ब्रेस्ट के ही व्यू होते हैं मीडियोलेटरल। ठीक है। मीडियोलेटरल, क्रेनियोकॉर्डियल और मीडियोलेटरल ऑब्लिक। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बात की जाती है। इसके अलावा अगर रोजेनबर्ग व्यू की बात करें तो ये किसके लिए होता है, ये होता है नी के लिए, यानी कि नी में जब जॉइंट स्पेस अगर आप लोगों को देखना है तो उस जॉइंट स्पेस को देखने के लिए, जॉइंट्स में अगर स्पेस आता है उसको देखने के लिए करते हैं। जुडेट व्यू हम किसके लिए करते हैं, पेल्विस के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन तो तुम्हें सीधा देखने को मिलेगा कि बताइए ये व्यू किसके लिए किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सारे व्यूज को अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन रहा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the phosphor materials is used in the modern intensifying screen? अब देखो इनको थोड़ा मेंशन करके चलना। ठीक है। पूछा किसके बारे में है, मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में पूछा गया है कि क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड, सिल्वर हैलाइड, कैल्शियम टंगस्टेट और रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके। अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम सब कैल्शियम टंगस्टेट को क्लिक करके आ जाओगे, लेकिन पूछा गया है मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में आप क्या यूज करोगे। तो चलो बात करते हैं। तो देखो मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, सबसे पहले तो तुम्हें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का पूरा कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती है वो किस किस की बनी होती है। बेस लेयर होती है वहाँ पे, और क्या होती है, रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, और क्या होती है, फॉस्फोर लेयर होती है, साथ साथ में वहाँ पे क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये लेयर्स होती हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसमें जो फॉस्फोर स्क्रीन होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो देखो फॉस्फोर स्क्रीन वहाँ पे बनी होती है किसकी, रेयर अर्थ मटेरियल की। किसकी, रेयर अर्थ मटेरियल्स की बनी होती है। रेयर अर्थ मटेरियल जो कि किस में पाए जाते थे, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना क्योंकि कभी कभी इनके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। कौन कौन से, गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड एक्टिवेटेड विद टेरिबियम, लैंथेनम ऑक्सी सल्फाइड एक्टिवेटेड विद टेरिबियम। ठीक है। इसके अलावा यूट्रियम टिंटलेट। ठीक है, ये हो गया। और एक है लैंथेनम ऑक्सी ब्रोमाइड। ओके। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना इनको अच्छे से याद कर लेना, लैंथेनम ऑक्सी ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना। ये क्या होते हैं, चार आपके देखने को मिलते हैं आपको क्या, रेयर अर्थ मटेरियल्स। ठीक है। अब देखो रेयर अर्थ मटेरियल का यूज करने का फायदा क्या हुआ कि इसकी जो स्पीड रेंज होती है, इनकी स्पीड रेंज काफी ज्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 200 से लेकर के 2500। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी यानी कि जो अवशोषण क्षमता है वो, और इनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है एक्सरे को चेंज करने की लाइट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होती है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। क्लियर। तो ये होती है रेयर अर्थ मटेरियल्स जिनका हम आज की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में यूज़ करते हैं। अच्छा, पहले के टाइम पे जो थी, मतलब जो हम यूज़ करते थे, बेस जो था वो किसका था, प्लास्टिक का बना हुआ होता था। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेयर टाइटेनियम ऑक्साइड की और या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती थी। फॉस्फोर लेयर आपको सीजियम आयोडाइड की, कैल्शियम टंगस्टेट की, जिंक कैडमियम सल्फाइड की, इन सब की, या फिर बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फाइड की देखने को मिलती थी, बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट की। और प्रोटेक्टिव लेयर भी आपको देखने को मिलती थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर होती थी। क्लियर। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, रेयर अर्थ मटेरियल। अगर क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, आज के टाइम पे हम कौन सा फॉस्फोर मटेरियल यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इनको याद करके जाना, क्या पता रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए। ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, यानी कि ICRP, रेडियोलॉजिकल सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? फर्स्ट है टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शंस एंड डोज लिमिट्स, विकिरण सुरक्षा और डोज सीमा के लिए सिफारिशें प्रदान करना। टू इन्फोर्स इंटरनेशनल रेडिएशन सेफ्टी लॉज, अंतर्राष्ट्रीय विकिरण सुरक्षा कानूनों को लागू करना। थर्ड है टू मैन्युफैक्चर रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, विकिरण सुरक्षा उपकरणों का निर्माण करना। और फोर्थ है टू कंडक्ट रेडियोलॉजिकल मेडिकल प्रोसीजर, रेडियोलॉजिकल चिकित्सा प्रक्रियाएं कराना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तुम लोगों के, कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन तुम लोगों के सही होते हैं। अगर तुमको क्लासें पसंद आती है तो जरूर लाइक करना। ओके चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल। अब देखो है ना, 3-4 बोर्ड्स हैं, उनके बारे में जरूर याद करके जाना। जैसे कि एक तो ICRP हो गया, ठीक है। एक ICRP के अलावा एक AERB होता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना कि ये क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि बाय चांस कोई भी एक नॉर्मली क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। पहली बात तो इन सब की आपको फुल फॉर्म याद करके जानी है। तो क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। क्लियर? अब देखो सबसे पहले क्या होती थी, कुछ इंटरनेशनल कमिटी हुआ करती थी। इंटरनेशनल कमिटी होती थी किसकी? एक्सरेज की और रेडियम की। किसकी? एक्सरेज की और रेडियम की। अब उन एक्सरेज और रेडियम की इंटरनेशनल जो कमिटी है, अब उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें? ICRP में। किसमें कर दिया गया? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इस वाली जो कमिटी है इसमें कर दिया गया। इनका काम क्या था? इनका काम ये बताना था कि सबसे पहले तो इनका काम ये था कि जितनी डोज डिजायर्ड डोज है उतनी डिजायर्ड डोज के बारे में बताना ज़रूरी था। इसके अलावा जो रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स थे उनके बारे में इन्होंने बताया था, यानी कि जो भी गाइडलाइंस वगैरह थी उनके बारे में इन लोगों ने, यानी कि इस कमेटी ने बताया था। एक थी यहाँ पे ICRP, एक AERB, इसके अलावा ICRU भी होती है। इन सब के बारे में तुम लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो तुम्हें आंसर तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो मैन्युफैक्चर करने का काम होता है यहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का, वो इनका नहीं होता है। साथ साथ में जो कंडक्ट करते हैं रेडियोलॉजिकल, हाँ इन्होंने भी काफ़ी प्रोग्राम्स थे जो क्या करते थे कि इनकी जो रिपोर्ट बनती थी ICRP की, ये भी काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो होते थे उनके बेस पे बनती थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी कंडक्ट करवाने की प्रक्रियाएं नहीं करवाई। इसके अलावा इन्फोर्स इंटरनेशनल रेडिएशन सेफ्टी लॉज, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी कानून जो है उनको लागू करने का नहीं किया। तो इनका काम क्या था? इन्होंने प्रोवाइड किया, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की थी किसके लिए? रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। और हर एक पब्लिक हो, चाहे वर्कर हो, चाहे फिर पेशेंट हो, उनको एक फिक्स डोज मिलनी चाहिए, एक डिजायर्ड डोज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ की एडवांटेज, यानी कि क्या की एडवांटेज है ऑफ यूजिंग अ सिलेंडर इंस्टेंट ऑफ अ कॉन फॉर एक्सरे बीम रेस्ट्रिकेशंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सरे बीम प्रतिबंधन के लिए कॉन के स्थान पर सिलेंडर का उपयोग करने का क्या लाभ हो जाएगा, यानी कि अगर हम सिलेंडर का यूज़ करें तो सिलेंडर आर लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, यानी कि इनको बनाना ज़्यादा सस्ता है। सेकंड, अलाउ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड साइज, यानी कि ये बड़े क्षेत्र आकार की अनुमति देते हैं। थर्ड है आर ईजियर टू अटैच टू दी एक्सरे ट्यूब, यानी कि ये एक्सरे ट्यूब से इजीली अटैच हो जाते हैं, जुड़ सकते हैं। और फोर्थ दे रखा है बीम रेस्ट्रिकेशन अकर्स एट द फार एंड रिड्यूसिंग पेनम्ब्रा, तो बीम प्रतिबंधन जो है वो अंतिम सिरे पे होता है जिससे पेनम्ब्रा कम हो जाता है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगर तुम लोगों ने पिछली क्लास देखी हो तो वहाँ पे भी हमने बीम रेस्ट्रिकेटर डिवाइस का एक कोई क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पे बस मैंने तुम्हें नाम बताया था, थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया था। आज हमने वहाँ पे जब पढ़ा था तो सिलेंडर और कॉन साथ में पढ़े थे, और आज इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस को बताया गया कि क्या की एडवांटेज हो सकता है। तो देखो तुम्हें ये 3 टाइप के बीम रेस्ट्रिकेटर डिवाइस हैं जो पढ़ने होंगे, ठीक है। अब ये जो बीम रेस्ट्रिकेटिंग डिवाइस हैं इनके नाम में पता चल रहा है जो क्या कर रहे हैं, बीम को रेस्ट्रिकेट करने का काम कर रहे हैं, बीम को रोकने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो फिर खराब डिवाइस हुए? नहीं, ये बीम को अगर रोकने का काम कर रहे हैं तो ये क्या काम करते हैं, बीम की साइज और शेप को एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो बीम की साइज और शेप को एडजस्ट करने का काम जो हम बोलते हैं ना कॉलीमीटर का होता है, वो कॉलीमीटर क्या है, एक बीम रेस्ट्रिकेशन डिवाइस है।
क्लियर। चलो, तो इस तरीके से 3 टाइप के बीम रेस्टिकेशन डिवाइस होते हैं। फर्स्ट है एपर्चर डायफ्राम, कॉन एंड सिलेंडर्स, और है वेरिएबल एपर्चर कॉलीमीटर्स, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। अपर्चर डायफ्राम जो होता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या होती है, लेड शील्ड होती है, और इस लेड शील्ड के अंदर क्या होता है, आपको बिल्कुल एक होल देखने के लिए मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ये क्या कर देते हैं, अब इनका आप देख रहे हो एफओवी जो है वो क्या थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि क्या करते हैं, पेनम्ब्रा बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा आप इनका यूज ट्रोमा रेडियोग्राफी में कर सकते हो और डेंटल रेडियोग्राफी में आप इनका यूज कर सकते हो। ओके, ये कैसा प्रोवाइड करेंगे, ये रेक्ट एंगुलर कॉलिमेशन जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन सा जो सिलेंडर्स होते हैं, इनमें क्या होती हैं, इनमें मेटल की बनी हुई एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सटेंडेड शील्ड होती हैं, और उनमें क्या होता है, इस तरीके से एक क्या लगा होता है, सर्कुलर होल बना होता है। वो सर्कुलर होल उनमें क्या करेगा, वो उनको यूजफुल बीम प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्लियर। कॉलीमीटर के बारे में सब जानते ही हो, साइज और शेप को कंट्रोल करते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, यहाँ पे ये रेक्ट एंगुलर जो फील्ड होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। एक रेडिएशन फील्ड आता है, एक मैच फील्ड आता है, उसके साथ लाइट फील्ड आता है, उसके साथ में इनको मैच करते हैं, तो वो लगभग 4% के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी देते हैं। क्लियर। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं कॉन्स और सिलेंडर्स के बारे में। तो देखो, कॉन्स और सिलेंडर्स जो होते हैं, अब इनकी बात करते हैं पोजीशन की। तो देखो, इनकी जो पोजीशन होती है वो क्या बताती है, वो बताती है यहाँ पे फील्ड साइज को। इनकी पोजीशन और इनका साइज जो होता है वो फील्ड साइज को डिनोट करता है। अगर इनके ये क्या हुए, नैरो डिस्टल एंड पे हुए, ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टल एंड पे है, यानी कि इनकी ओपनिंग जो है वो क्या है, नैरो ओपनिंग है, तो उसकी वजह से आपको एफओवी जो होगा वो कम देखने के लिए मिलेगा फील्ड साइज, और एफओवी अगर कम है तो आपको डोज भी उसी अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। सेकंड, अगर इनकी वाइड ओपनिंग है तो उस वाइड ओपनिंग की वजह से फील्ड साइज जो होता है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन कटिंग के नाम से। क्या होता है, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन कटिंग। क्या होता है कॉन कटिंग? कॉन कटिंग में हम बात करते हैं कि जब एक्सरे सोर्स, इसके अलावा कॉन और जो एक्सरे बीम है, जब ये एक्सरे फिल्म है, जब ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं तो फिल्म का एक पार्ट होता है जो कि एक्सपोज नहीं हो पाता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन कटिंग बोलते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेंडर और कॉन जो है वो कुछ भी एक्सपेंसिव है या फिर लेस एक्सपेंसिव है, लगभग सेम ही पड़ते हैं, तो ये नहीं है इसका आंसर। इसके अलावा सिलेंडर्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइड रेंज को नहीं, ये डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन क्या है, वाइड रेंज में भी हो सकते हैं और नैरो रेंज में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा ईजियर टू दी, अब चाहे सिलेंडर हो चाहे कॉन हो, दोनों को ही एक्सरे ट्यूब एक्सरे पोर्ट से ईजिली जोड़ा जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये जाएगा कि अगर हम बीम रेस्टिकेशन को करते हैं तो इससे फार एंड पे, अगर डिस्टल एंड पे करेंगे तो उससे पेनम्ब्रा जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो बस यही एक की एडवांटेज होता है जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि पेनम्ब्रा जो ये अपर्चर डायफ्राम बढ़ा रहे थे उनको कम करने का, रिड्यूस करने का ये काम करते हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस of using effervescent powder during a double contrast barium swallow, यानी कि डबल कॉन्ट्रास्ट जो बेरियम स्वेलो होता है उसके दौरान हम एफ्रेसेंट पाउडर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। फर्स्ट है टू थिकन द बेरियम, यानी कि बेरियम को थिक करने के लिए, टू क्रिएट गैस फॉर ईसोफेगल डिस्टेंशन, जो ईसोफेगल ग्रास नली है उसके फैलाव के लिए गैस उत्पन्न करने के लिए। थर्ड है टू रिड्यूस बेरियम विस्कोसिटी, बेरियम की जो विस्कोसिटी होती है उसको कम करने के लिए। टू न्यूट्रलाइज द बेरियम, बेरियम को निष्क्रिय करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं और मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम हर जगह से क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि तुम्हारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्लियर करो, ठीक है, ट्राई करो। अच्छी बात है, क्वेश्चंस लगा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें अगर लग रहा है कि इस टॉपिक में शायद क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा बहुत तुम लोग उस चीज़ को पढ़ो जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो हों वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो
बात की गई है किसकी, बेरियम स्वैलो की बात की गई है। तो पहले जहां से देखो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है वहां से आपको कोई भी प्रोसीजर देकर के ये पूछ लेंगे कि बताओ ये एग्जामिनेशन जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। तो बेरियम स्वैलो जो होता है वो अपर जीआईटी में क्या मेनली ईसोफेगस जो होता है उसके लिए किया जाता है, तो मेनली ये ईसोफेगस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब तुम जितनी भी बेरियम स्टडी पढ़ते हो उन सब में पढ़ते हो कि दो टाइप की यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है। कौन कौन सी, एक होती है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो ईसोफेगस में जितनी भी एबनॉर्मलिटी होगी उनको डिटेक्ट करने का काम करेगी। साथ साथ में एक होती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, तो वो क्या करती है जितने भी म्यूकोजल डिटेल्स होती है उन म्यूकोजल डिटेल्स को बताने का काम करती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। क्लियर। इसके अलावा बात करें तो इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ के जाना, जैसे कि इसके इंडिकेशन होते हैं डिस्फेजिया का होना, हीटस हर्निया होना, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज का होना, वेट का लॉस होना, एब्डोमेन पेन होना, ठीक है। तो इन सबको, इसके अलावा इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शंस का होना, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना और इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें आता है अपन के ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला वगैरह आते हैं, इनको भी ढंग से पढ़ के जाना है। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे हम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो इक्विपमेंट में हम मेनली कॉन्ट्रास्ट की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थिन डेंसिटी का तो यूज़ करते हैं किसमें, सिंगल में। थिक डेंसिटी का बेरियम सल्फेट किसमें यूज़ करते हैं, डबल में। और एफिशिएंट पाउडर्स जो होते हैं उनका भी हम साथ में डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज़ करते हैं। क्लियर। तो प्रोसेस तुम सबको पता होगा कि किस तरीके से करते हैं, कैसे पेशेंट को पहले 10 to 15 ml जो बेरियम स्वेलो होता है वो दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप धीरे धीरे इसको स्वेलो करो, ठीक है। तो ये उसको करने के लिए कहा जाता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में, और फिर वो तब तक कराया जाता है जब तक कि फेरिंग्स होकर कार्डियक ऑरिफिस तक नहीं पहुंच जाए। जैसे बेरियम पैसेज वहां तक पहुंच जाता है फिर हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लगभग एफिशिएंट पाउडर और थिक डेंसिटी का दे करके और 8 से 10 बार रोटेट करते हैं जिससे उसकी प्रॉपर कोटिंग बन जाए वहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोसीजर करते हैं। बस इसमें एक पॉइंट ये है कि जब हम आरएओ करेंगे तो ये बेस्ट होता है व्यू किसके लिए, ईसोफेगस की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, साथ साथ में गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को बताने के लिए। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ पे क्या जो हमारा क्वेश्चन है कि एफिशिएंट पाउडर जो है वो क्यों दिया जाता है। तो देखो एफिशिएंट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं गैस को प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो ईसोफेगस होती है उसको डिस्टेंडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आती है, वो भी ध्यान रखना, किसके बारे में, हाइपोटोनिक एजेंट के बारे में। यानी कि हाइपोटोनिक एजेंट जो होते हैं बस्कोपान और ग्लूकागॉन जो होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना कि ये जो हाइपोटोनिक एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पेरिस्टाइलिसिस जो मूवमेंट होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब उस मूवमेंट को रोकते रोकते क्या हो जाती है, जो ईसोफेगस होती है वो डिस्टेंडेड हो सकती है, ठीक है। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है हाइपोटोनिक एजेंट का, कि पेरिस्टाइलिसिस जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन ऐसा काम करते करते हो सकता है कि ईसोफेगस जो वो क्या हो जाए, डिस्टेंडेड हो जाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। क्लियर। चलो, तो इसका आंसर क्या चला गया कि ईसोफेगल की डिस्टेंशन को क्रिएट करने के लिए। ना तो ये बेरियम को थिक करने के लिए होते हैं, ना विस्कोसिटी के लिए होते हैं, और ना ही ये किसके लिए, बेरियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। इसके अलावा याद रखना जो बेरियम होता है वो क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CTPA यानी कि सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज इनकरेक्ट, यानी कि क्या है जो गलत हो, ठीक है। तो सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। फर्स्ट है इट डिलीवर्स अ लो रेडिएशन डोज कंपेयर टू द अदर इमेजिंग मॉडलिटीज, यानी कि ये अन्य इमेजिंग विधियों की तुलना में कम क्या देते हैं, रेडिएशन डोज देते हैं। इट इज अ मिनिमली इन्वेंसिव इमेजिंग टेक्निक, यानी कि ये क्या है, एक इन्वेंसिव मिनिमल टेक्निक है। इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोस्टिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के डायग्नोस के लिए काफी स्पेशल है, विशिष्ट है। इट ऑफर्स हायर सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हाई सेंसिटिविटी प्रदान करते हैं। ओके। तो ये जो पल्मोनरी एंजियोग्राफीज होती हैं, एम्बोलिज्म्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके। तो जितने भी ये रिलेटेड होते हैं इन सबको पढ़ के जाना, सिटी फ्लोरोस्कोपी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दे के जाना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे
तो कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका जो एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में इसी तरीके से एग्जामिनर भी आपको नोट करके पूछ लेते हैं कि बताओ ये क्या होगा, कौन सी आर्टरी होगी, क्या किया जाएगा इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछली बार भी एक बार क्वेश्चन आया था वेना कावा से रिलेटेड। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पल्मोनरी जो एंजियोग्राफी है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होता है। तो सब पहले इसके बारे में ही सारी बातें की जाएंगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी की। अब इसको याद करो तो भले याद कर लो, ठीक है, और जिसने प्रैक्टिकली किया हो तो अच्छी बात है, देखा हो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है वो होता है नॉन आयोनिक आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। तो आयोडिनेटेड नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है। अच्छा, ये इंजेक्शन मेथड कौन सा होता है, कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है किससे, इंजेक्शन मेथड होता है इंट्रावीनसली, यानी कि ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इंट्रावीनसली प्रोवाइड किया जाता है, ओके। अच्छा, लगभग कितना कॉन्ट्रास्ट मीडिया का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो लगभग कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पे आपको 80 ml देखने को मिलेगा, लेकिन उसका रेट जो है वो आपको 4 to 5 ml पर सेकेंड देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। तो फ्लो रेट कुछ इस अकॉर्डिंग इसकी देखी जाती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हाई डोज डिलीवर्ड करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाई डोज डिलीवर्ड करते हैं। साथ साथ में अगर बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे इनका जो मेन पर्पस है एंजियोग्राफी करने का वो क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि क्या होता है कि क्या बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है इनकी आर्टरीज के अंदर, और उनकी आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्लॉट बनने की वजह से क्या होते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है। तो उस पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। तो इसके लिए जो मेन हमारे लिए प्रीफर्ड स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, वो प्रीफर्ड स्ट्रक्चर होगी हमारे लिए पल्मोनरी आर्टरी, मेन पल्मोनरी आर्टरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आया था किसके ऊपर, ROI के ऊपर, ठीक है, कि ROI जो होते हैं, जो अपन बोलस मार्किंग की बात करते हैं, उस बोलस मार्किंग में क्या होता है, वो कहाँ पे की जाती है, तो वो भी पल्मोनरी सिटी एंजियोग्राफी में कहाँ पे की जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि वो पल्मोनरी ट्रंक पे की जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक के यहाँ पे मतलब पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ पे की जाएगी, ओके। इस एंजियोग्राफी के अंदर जो एग्जामिनेशन जो लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, वो स्कैन यहाँ पे लिया जाता है आपका कहाँ पे, डायफ्राम तक स्कैन जो होता है वो लिया जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम जो होता है वहाँ तक इसका स्कैन लिया जाता है, क्लियर, एपिक्स से होते हुए, एपिक्स से क्लेविक जो होती है डायफ्राम तक इसका स्कैन जो होता है वो लिया जाता है। यहाँ पे हाई डोज जो होती है वो इसको डिलीवर की जाती है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नोट करते हैं किसके बारे में, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। ये जो ROI होता है बोलस मार्किंग, इसके बारे में पढ़ के जाना, चाहे सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी हो चाहे फिर ब्रेन एंजियोग्राफी हो, इन सब में पढ़ के जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देखो ये कोई ये मिनिमल इन्वेंसिव इमेजिंग टेक्निक है, हाँ इन्वेंसिव इमेजिंग टेक्निक बिल्कुल ये है। इसके अलावा इसका यूज़ हम एम्बोलिज्म देखने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल एम्बोलिज्म के लिए कर रहे हैं, और ये हायर सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन ये लो रेडिएशन डोज को डिलीवर नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, हाई डोज को डिलीवर करते हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो इसके डायग्राम्स को, पैथोलॉजिस्ट के डायग्राम को जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल डायग्राम को देख के जाना, क्वेश्चन आते हैं तो ये जो क्वेश्चन इमेजेस के बेस पे आते हैं वो या तो कोई प्रोसीजर को लेकर आएगा या कोई एनाटॉमिकल पार्ट को लेकर आएगा, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको डिनोट करके, वहाँ पे भी पिछली बार आया था जहाँ पे डिनोट करके पूछा गया था कि बताओ ये कौन सी वहाँ पे आर्टरी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP सिंगल हिप रेडियोग्राफ हाउ इज द सेंट्रल रे डायरेक्टेड फॉर ऑप्टिमल इमेजिंग, यानी कि अगर हम AP रेडियोग्राफ कर रहे हैं तो उसमें हम सेंट्रल रे जो होती है वो कहाँ पे इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक साइन, ठीक है, इलियक स्पाइन। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन द एसिस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस
इसके अलावा मिडवे बिटवीन द इलियक क्रस्ट एंड द स्शियल ट्यूबरसिटी और है परपेंडिकुलर टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर। बताइए कहाँ पे किया जाएगा एग्जामिनेशन। अब देखो जो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ लेकिन वापस से बता देती हूँ कि जो पोजीशनिंग्स होती हैं वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक तो मेन व्यू जो आपको सबको पढ़ के जाने हैं, सेकंड आपको सेंटरिंग याद करके जानी है कि सेंटरिंग कहाँ पे दी जाती है क्योंकि सेंटरिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, और तीसरा आपको सारा रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तो याद करके जाना ही है कि ये व्यू किसके लिए किया जा रहा है, ये व्यू किसके लिए किया जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या एडवांस में एनाटॉमी देख सकते हैं उसके लिए भी। क्लियर। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, हिप रेडियोग्राफ जो होता है। अगर हिप एपी व्यू लिया जा रहा है तो सबको पता है यहाँ पे कि जो सेंट्रल रे होती है वो सेंट्रल रे कहाँ पे दी जाती है, 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच बिलो दी जाती है। 1 इंच बिलो कहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे ये जो एसिस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है इनके डिस्टल पार्ट पे हमको क्या दी जाती है, सेंट्रल रे दी जाती है। तो डिस्टली सेंट्रल रे दी जाती है जिससे हम क्या देख सकें, इससे हम फीमर हेड को देख सकें, इसके अलावा जो हिप जॉइंट्स हों वो हिप जॉइंट्स को देख सकें। ठीक है, तो उस हिप जॉइंट को देखने के लिए, इसके अलावा एसेटाबुलम जो होती है उसको देखने के लिए हम ये एग्जामिनेशन जो होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना 2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 इंच। ठीक है, तो अगर 1 इंच आए तो भी ठीक है और 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो भी सेम बात है। क्लियर। तो अब वो चाहे हिप रेडियोग्राफ है, अब है ना हिप के जो पेल्विस के बहुत सारे रेडियोग्राफ्स होते हैं, इनको सबको पढ़ के जाना। ठीक है, पेल्विस में जैसे कि फ्रॉग व्यू होता है, इनको पढ़ के जाना। फ्रॉग व्यू पे आए थे पिछली बार काफ़ी क्वेश्चंस, तो जो भी इंपॉर्टेंट व्यूज है उनके बारे में तो अच्छे से याद करके जाना ही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द मेन सेफ्टी फीचर ऑफ अ डार्क रूम होपर यूज्ड इन द रेडियोग्राफी, यानी कि रेडियोग्राफी जो होती है उसमें उपयोग किए जाने वाले डार्क रूम होपर की मुख्य सुरक्षा विशेषता क्या है। फर्स्ट है इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन अ कैसेट इज इंसर्ट, यानी कि जब कैसेट इंसर्ट की जाती है तो ये अपने आप से ही क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं स्वचालित। इट डेवलप्स फिल्म इंस्टेंटली, ये फिल्मों को तुरंत क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। इट हैज़ टू लाइट टाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर दैट कैन नॉट बी ओपन, इसमें 2 प्रकाशरोधी और एक्सरे प्रूफ दरवाजे होते हैं जिन्हें एक साथ नहीं खोला सकता। इट यूज्ड हाई इंटेंसिटी लाइट टू क्लीन कैसेट्स, यानी कि ये कैसेट को साफ करने के लिए हाई इंटेंसिटी की क्या लाइट्स का यूज करते हैं। चलिए बताइए कि डार्क रूम जो होपर्स होते हैं वो रेडियोग्राफी में क्या यूज में लिए जाते हैं। ओके, तो सारी चीजें पढ़ के जाना। डार्क रूम से पिछली बार क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे तो हो सकता है इस बार डार्क रूम से क्वेश्चन आए, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले हुआ करते थे। मैनुअल प्रोसेसिंग और इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या है। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग को भी पढ़ के जाना, आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं डार्क रूम होपर की। तो देखो डार्क रूम होपर का नाम काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, डार्क रूम होपर को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं पास बॉक्स। क्या बोलते हैं, पास बॉक्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इस पास बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 लाइट प्रूफ क्या मिलते हैं, होल्डर्स मिलते हैं। 2 लाइट प्रूफ हमें होल्डर देखने को मिलते हैं। इसमें से जो एक डोर होता है वो कहाँ पे खुलता है, एक्सरे रूम की साइड में, और जो दूसरा डोर होता है वो कहाँ पे खुलता है, डार्क रूम की साइड में। अब ऐसा नहीं है कि इनमें बस सीधा ही हमने खोल दिया यहाँ से डोर तो बस डायरेक्ट डार्क रूम दिख गया, डायरेक्ट एक्सरे लाइट जो थी वो डार्क रूम में आ गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं जो कि देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो टाइम है उसको बचाने के लिए क्या बनाया गया था, पास बॉक्स बनाया गया था, जहाँ से एक्सपोज की गई जो एक्सरे जो फिल्में होती हैं उनको इजीली कहाँ पहुंचा जा सकता है, डार्क रूम में पहुंचाया जा सकता है, एक डोर से दूसरे डोर पे। ये लाइट प्रूफ और इसके अलावा क्या होते हैं, टाइट प्रूफ होते हैं। टाइट प्रूफ का मतलब है कि एक्सरे से आने वाली जो लाइट्स हैं वो इजीली डार्क रूम तक नहीं पहुंच पाएंगी, इजीली उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। क्लियर। तो इसलिए हम जो डार्क होपर है उसका यूज करते हैं टू लाइट टाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर, जो कि क्या करते हैं, ऐसे ओपनली एक साथ ही नहीं खुलते हैं, एक साथ ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सरे रूम के डोर को ओपन करके उसके बाद इसको पूरा बंद करके और फिर हम क्या करते हैं, डार्क रूम को ओपन करते हैं प्रोसेस कराने के लिए फिल्मों को। क्लियर। तो डार्क रूम में फिल्में प्रोसेस कराई जाती हैं, डेवलप कराई जाती हैं, ना कि डार्क रूम होपर में। क्लियर। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पिच रेफर टू दी
टू इन स्पाइरल हेलिकल सिटी स्कैनिंग, यानी कि स्पाइरल हेलिकल सिटी स्कैन में पिच शब्द का क्या अर्थ है? फर्स्ट है द एंगल एट विच द एक्सरे बीम एंटर्स द पेशेंट, यानी कि वह एंगल जिसपे एक्सरे बीम पेशेंट में प्रवेश करे। इसके अलावा द विड्थ ऑफ ईच सिटी स्लाइस, यानी कि जो सिटी स्लाइस होती है उनकी विड्थ। द नंबर ऑफ डिटेक्टर रोज इन द स्कैनर, यानी कि स्कैनर में जो डिटेक्टर्स रोज होती हैं उनकी संख्या। द रेशो ऑफ द टेबल ट्रेवल पर रोटेशन टू द टोटल कॉलिमिनेशन एक्सरे बीम विड्थ, यानी कि प्रति रोटेशन टेबल की गति और कुल कॉलिमेटेड एक्सरे बीम चौड़ाई का अनुपात। तो चलिए बताइए क्या होती है पिच। पढ़ी है ना सबने, जनरेशंस तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, बात करते हैं। तो स्पाइरल देखो ये कौन सी होती है, इसका यूज़ किया था हमने 6th जनरेशन में। तो 6th जनरेशन में क्या होती है, हमें ये देखने को मिलती है कि वहाँ पे 3rd जनरेशन, साथ साथ में वहाँ पे 4th जनरेशन, 4th जनरेशन के साथ में आपको वहाँ पे स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, और स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आपको हेलिकल मोशन जो होता है वो हेलिकल मोशन देखने के लिए मिलता है, जो लगभग अप्रॉक्स 90 में लगभग था शायद, है ना, इतने में लगभग बताया गया था 6th जो जनरेशन था इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब होती है वो क्या करती है, कंटिन्यूअस रोटेट करती है, यानी कि गैंटे जो है वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस रोटेट करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो पेशेंट के काउच के अलोंग क्या करती है, कंटिन्यू रोटेट करेगी, ओके। इसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके, जिसमें क्या करते हैं, हेलिकल हमें स्कैन्स दिखाई देते हैं, क्लियर। अब इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमें मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, Z+ के अलोंग एक्सिस पे देखने के लिए मिलते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलीमीटर पिच की, कि कॉलीमीटर पिच जो होती है इसका फॉर्मूला, यानी कि किससे पिच रिलेटेड है। तो पिच जो होती है वो क्या होती है, जो टेबल रोटेशन होता है, यानी कि जो टेबल का रोटेशन हो रहा है कितने पे, 360 डिग्री पे जो मूवमेंट हो रहा है उसका, और जो कॉलीमीटर की विड्थ होती है, कॉलीमीटर विड्थ कहाँ पे, आइसो सेंटर पे, उसका रेशो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, कॉलीमीटर पिच कहलाता है, ठीक है। अब ये पिच जो होती है, अगर ये क्या है, नंबर में 1 है, ठीक है, तो अगर पिच जो है वो क्या है, 1 है, तो ये क्या है, नॉर्मल स्कैन है जो कि किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पिच जो है वो 1 से कम है, क्या है, 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 0.75 अगर इतने के समथिंग है तो ये क्या हो जाएगा, ओवर स्कैन हो जाएगा। ओवर स्कैन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्यूब होगी, यानी कि जो यहाँ पे ट्यूब होगी, यहाँ पे जो टेबल होगी वो क्या करेगी, टेबल जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। स्लो मूव की वजह से यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी है वो तो अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इमेज क्वालिटी, लेकिन यहाँ पे डोज जो है वो क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर पिच जो है वो 1 से ज़्यादा है, लगभग 1.75 है या फिर 1.1 जो भी, तो ये क्या होता है, अंडर स्कैन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको टेबल जो होती है वो फास्ट मूव दिखाई देती है, फास्टर की वजह से पेशेंट ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, तो मोशन आर्टिफैक्ट होने के भी चांसेस कम होते हैं। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे आपको डोज है वो भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, ठीक है, डोज है वो भी कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी है उसकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बिल्कुल जो पिच होता है उसका क्या होता है, एक रेशो होता है किसका, जो टेबल जो है वो ट्रैवल करे रोटेशन पर, जो कि 360 डिग्री रोटेशन है, और टोटल कॉलिमेटेड एक्सरे बीम विड्थ के अप्रॉक्स, क्लियर। तो पढ़ के जाना सारी जनरेशंस को, इंपॉर्टेंट जनरेशंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द फुट इन अ डाउनवर्ड मोशन अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि शरीर से दूर पैर को नीचे की ओर रखने की या मूवमेंट करने की क्रिया को कहा जाता है प्लैंटर फ्लेक्शन, ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन, इवर्जन और इन्वर्जन। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। जितने भी ये मूवमेंट्स हैं पढ़ के जाना, ठीक है, और नॉलेज ये अच्छी बात है, पढ़ोगे तो पोजिशनिंग में भी ये सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें काम आएंगी, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना। चलो बताओ क्या होगा, बताइए बताइए, ठीक है। तो सब लोग भाई कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ पे, अच्छी बात है, ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं तो
अब देखो फुट की बात करते हैं, तो फुट को क्या कहा गया है, यहाँ पे डाउनवर्ड बताया गया है। क्या बताया गया है, डाउनवर्ड बताया गया है। अब अगर हम डाउनवर्ड की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लैंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अवे फ्रॉम द बॉडी नन अदर, तो किसके बारे में बताया गया, फ्लेक्शन के बारे में बताया गया। किसके बारे में, फ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लैंटर फ्लेक्शन, तो इसका आंसर आ गया। तो चलो हम थोड़ी बहुत बात करते हैं बॉडी से रिलेटेड। यहाँ पे देखो जो बॉडी होती है, इस बॉडी में कुछ हमको टर्म्स पढ़नी है। सब जानते हैं टॉप बॉटम क्या होता है, तो सुपीरियर इन्फीरियर उसके हिसाब से तुम्हें पता होता है कि ये इसको हम सुपीरियर बोलते हैं और इसको बॉटम पार्ट को हम इन्फीरियर बोलते हैं। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं कि अगर क्या है, डॉर्सल, यानी कि अगर पोस्टीरियर पार्ट है तो उस पोस्टीरियर पार्ट को हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। इसको आप याद कर सकते हो डीपी से, ठीक है। और अगर जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एंटीरियर वेंट्रल पार्ट। क्लियर, तो ये क्या हो जाता है, वेंट्रल पार्ट। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हैंड के बारे में और यहाँ पे बात कर लेते हैं फुट के बारे में। अब देखो हैंड जो होता है, अगर हैंड को हम क्या बता रहे हैं, प्रोनेटेड बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम हैंड के किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहेंगे, पामर कहेंगे, ठीक है। और उसके पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या कहेंगे, उसके पोस्टीरियर पार्ट को हम कहेंगे डॉर्सल पार्ट। क्लियर। लेकिन जब हम फुट में बात करते हैं तो फुट में ये होता है कि फुट का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उस एंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया, ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट आ गया। तो पोस्टीरियर पार्ट को हम कहते हैं क्या, जो हमने बताया, प्लैंटर, ठीक है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल। क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे चेंज होता है जो आपको देखने के लिए मिलता है। जो यहाँ पे पोस्टीरियर था वो यहाँ पे एंटीरियर हो गया। क्लियर। अब थोड़ी बहुत इन विजन की भी बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं थोड़े बहुत हम बोल सकते हैं इनको फोर्सफुली मूवमेंट। क्या होते हैं ये, फोर्सफुल मूवमेंट्स होते हैं। इन फोर्सफुल मूवमेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि दो टर्म होती है, एक होती है इवर्जन और एक होती है इन्वर्जन, ठीक है। इवर्जन का मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हो, इवर्जन, आई इन्वर्जन, तो आप क्या कर रहे हो, इनर की साइड रोटेट कर रहे हो अगर, यानी कि क्या मतलब है, इनर साइड और एक्सटर्नल साइड से, कि जब आप कोई भी बॉडी का पार्ट है अगर आप उसको मीडियल लाइन से, यानी कि बॉडी की जो मिडिल लाइन है अगर इससे आगे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ रोटेट करते हो, यानी कि लेटरल साइड पे लेके जाते हो, तो वो होता है इवर्जन। अगर आप उसको मीडियल लाइन की तरफ लेके आते हो तो वो होता है इन्वर्जन। क्लियर। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। इसी तरीके से यहाँ पे एक फुट में एंगल्स या फिर डिस्टेंस का बोल दो जो कि बिटवीन दी किसके, फुट के और लेग के बताई जाती है, और उसके अकॉर्डिंग भी ये जो कुछ फ्लेक्शन और जो ये फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लैंटर फ्लेक्शन होते हैं ये बताए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्क्वायर शेप्ड मसल इज द मेन मसल कॉजिंग प्रोनेशन ऑफ द हेड, यानी कि हैंड के प्रोनेशन के लिए मुख्य पेशी जो है वो कौन सी होती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट फ्लेक्शन कार्पी अनलेरिस, सेकंड है प्रोनेटर क्वाड्रेंट्स, इसके अलावा फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, इसके अलावा प्रोनेटर टेरिस। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो तुम लोग है ना लगभग अनुमान लगा पा रहे होंगे ऑप्शन को देख कर कि हाँ लगभग कुछ इसी तरीके से इनमें से कोई ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो फ्लेक्सी कार्पी अल्नेरिस जो होती है ये किस में काम आती है, ये फ्लेक्शन में काम आती है। तो रिस्ट का जो फ्लेक्शन होता है उसमें ये काम आती है। इसमें क्या होता है, ये मेनली काम आती है अनलर डेविएशन के टाइम पे, ठीक है। तो जब लिटिल फिंगर के साइड में जब मूवमेंट्स होते हैं, फिंगर साइड मूवमेंट्स जो होते हैं उसमें ये काम में ली जाती है, उसमें ये फ्लेक्शन शो करेगी। प्रोनेटर क्वाड्रेंट्स जो होती है ये मेनली क्या होती है, प्रोनेशन में काम में ली जाएगी, हैंड के प्रोनेशन में, ठीक है। साथ साथ में क्या रहेगी, फोरआर्म साइड में लोकेटेड रहती है, प्रेजेंट रहती है। और नेक्स्ट बात ये होती है इसके बारे में कि ये क्या होती है, स्क्वायर शेप आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस की। तो नाम से पता लग रहा होगा कि ये भी क्या करेगी, फ्लेक्शन में ही हेल्प करेगी रिस्ट के, लेकिन किसमें ये काम करेगी, रेडियल जो डेविएशन है उसमें ये काम करेगी, यानी कि थंब साइड ये काम करने वाली है, ठीक है, थंब साइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोनेटल टेरिस की। इसका भी काम किसका होता है, प्रोनेशन का होता है, लेकिन ये स्क्वायर शेप नहीं होती है, ये स्क्वायर शेप नहीं होती। क्लियर।
ये स्क्वायर शेप नहीं होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, प्रोनेटर क्वाड्रेंट्स होगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा बहुत देखना कि कौन सी मसल्स है, मसल्स को जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मसल्स जो होती हैं वो वहाँ पे काम में ली जाती है हैंड के प्रोनेशन के लिए। चलो, हैंड का प्रोनेशन होना मतलब हैंड का क्या होना बताओ, हैंड का प्रोनेशन का मतलब PAV होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वेवलेंथ ऑफ हार्ड एक्सेस। हार्ड एक्सरेज की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, लार्जर देन दी 10 नैनोमीटर से ज्यादा, शॉर्टर देन दी 4 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर से कम, शॉर्टर देन दी 0.1 नैनोमीटर से कम, लार्जर देन दी 4 नैनोमीटर। बताओ, एक्सेस की तो बहुत बार पढ़ी है, आज पढ़ते हैं हार्ड एक्सेस की वेवलेंथ के बारे में कि कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सरेज। एक्सरेज की सबने वेवलेंथ सबको पता है कि शॉर्ट होती है, शॉर्ट में भी कितनी होती है, 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होती है। सही बात है। अब एक्सरेज के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होती हैं सॉफ्ट एक्सरेज और एक होती हैं हार्ड एक्सरेज। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं इनमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी कम होगी तो क्या ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। कौन से फॉर्मूले से, E=hc/λ। वहीं अगर हार्ड एक्सरेज की बात करूं तो उसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, इनमें एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम हमारी क्या देखें, यहाँ पे लिमिट को देखें तो 10 नैनोमीटर से तो ज्यादा हो नहीं सकती है, ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, बात करते हैं 4 नैनोमीटर से, यानी कि लगभग इनके बीच में ही आ रहा है, लेकिन अगर ये क्या है 4 नैनोमीटर से कम बताया गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। शॉर्टर देन दी 0.1 नैनोमीटर, यानी कि 0.1 नैनोमीटर से कम की, लार्जर देन दी 4 नैनोमीटर। अब देखो 4 नैनोमीटर से अगर कुछ भी ज्यादा हो रहा है तो उसको मान सकते हैं कि वो हाई एनर्जी में है। ठीक है, तो ये है, तो ये भी क्या हो सकती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं भाई अगर 4 नैनोमीटर है तो उससे ज्यादा हो सकती हैं, तो वो लगभग सॉफ्ट एक्सरे या फिर अल्ट्रा वायलेट में जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टर देन दी 4 नैनोमीटर और 0.1 नैनोमीटर, तो हम किस में चलेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शंस में प्रीफरेंस पे चलेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि ये क्या होगी, शॉर्टर देन दी 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि ये 0.01 से 10 नैनोमीटर है, तो हम सबसे कम अमाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे 4 ऑप्शन में से सबसे कम जो होगा और जो इस लिमिट के अंदर आ रहा होगा उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लियर, तो हम सबको पता है जब हम रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो बढ़ती हुई जाती है, और यही कारण है कि जो वेवलेंथ होती है वो घटती हुई जाती है। ठीक है, तो गामा रेस की एक्सेस की वेवलेंथ कम होती है। क्लियर, तो ये आंसर चला गया इसका इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इज नोन एज, यानी कि अगर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास में उनकी वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, लॉर्डोसिस, स्क्लेरोसिस, बैरल चेस्ट या फिर काइफोसिस। चलिए बताइए, तो सबको ही पता है कि अगर चेस्ट के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें चेस्ट देखने को मिल रहा है, तो वो बैरल चेस्ट हो गया। चलो आंसर तो चला गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में। अब देखो नॉर्मल स्पाइन की अगर बात की जाए तो स्पाइन, नॉर्मल स्पाइन कुछ इस तरीके से होती है जो कि हमें दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इन फॉर्म्स की। तो देखो लॉर्डोसिस जो होता है, इस लॉर्डोसिस में क्या होती है कि जो लंबर स्पाइन होती है, ठीक है, तो लॉर्डोसिस एल से, और लंबर स्पाइन को याद कर लो तो लंबर स्पाइन का यहाँ पे आपको इनवर्ड कर्वेचर देखने को मिलता है, यानी कि ये अपनी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन से थोड़ा क्या हो जाती है, पीछे की तरफ क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। इनवर्ड कर्वेचर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, लेकिन अगर हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, स्क्लेरोसिस की करें, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्पाइन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, साइड में मूव कर जाती है, साइड कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पाइन्स में साइड कर्वेचर देखने को मिलता है। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, लेटरल साइड कर्वेचर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, साइड कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं काइफोसिस की। अब देखो काइफोसिस में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि जो स्पाइन है ना वो क्या पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ पे तो स्पाइन क्या थी, पहले इस तरीके से थी नॉर्मल, इनवर्ड चली गई तो ये हो गया हमारा लॉर्डोसिस। अब क्या होती है, यहाँ पे जो स्पाइन होती है वो क्या जाती है, बाहर की तरफ कर्वेचर की तरफ आ जाती है, यानी कि क्या जाती है, आउटवर्ड एक्सटेंडेड कर्वेचर जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड कर्वेचर। तो आउटवर्ड एक्सटेंडेड कर्वेचर अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये क्या बन गया, एक तरीके से देखें तो ये हंच बन गया। ठीक है, ये हंच बैक बन गया है।
तो ये हंचबैक बन गया। ये किस में आता है? काइफोसिस में आता है। क्लियर? वहीं अगर हम बैरल चेस्ट की बात करते हैं तो देखो ये चेस्ट जो है ये नॉर्मल इस तरीके से होता है, लेकिन इसके जब एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, डायमीटर बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। इस बैरल चेस्ट का मैन हमें COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया इस तरीके से आंसर। तो ये थोड़ी टर्म्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। टर्म्स तो याद रख के जानी है, टर्म से क्वेश्चन आते हैं, अब वो चाहे डिवाइसो की टर्म हो चाहे नॉर्मल टर्म हो, एनाटॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर गैप टेक्निक जो होती है इसमें मेंटेन्स द गैप बिटवीन विच टू थिंग, यानी कि यहाँ पे किन दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो होती है उसको बताया जाता है। इमेज रिसेप्टर एंड द पेशेंट, कैसेट एंड द एक्सेट्यूब, एक्सेट्यूब एंड द पेशेंट एंड टेबल एंड द एक्सेट्यूब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, किसके बीच में बताया जाएगा। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन लगभग सेम ही है। टेबल पे तो पेशेंट लेटा होगा ना भाई, कहाँ लेटा होगा वरना है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर जाएगा। तो देखो एयर गैप टेक्निक, ग्रिड, इनको अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। और एयर गैप टेक्निक पे तो तुम बहुत ज़्यादा पूछते हो कि मैम बता दो एयर गैप टेक्निक के। चलो आज डिस्कस ही कर लेते हैं एयर गैप टेक्निक को कि एयर गैप टेक्निक क्या होती है। जिस तरीके से हम ग्रिड का यूज़ करते हैं कि जो ग्रिड होती है वो स्कैटर रेडिएशंस को रिमूव करती है, उसी तरीके से एयर गैप टेक्निक जो होती है ये भी क्या करती है, स्कैटर रेडिएशंस को रिमूव करने का काम करती है। तो ये क्या करती है, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करती है, किसकी है, वहां से लार्ज रेडियोग्राफिक फील्ड से, किससे, लार्ज रेडियोग्राफिक फील्ड से। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेज रिसेप्टर है उन इमेज रिसेप्टर को कहाँ पे लेके जाया जाता है, उन इमेज रिसेप्टर को लेके जाया जाता है किसके पास में, उस इमेज रिसेप्टर को लेके जाया जाता है किसके पास में, पेशेंट के पास में लेके जाया जाता है, सोर्स के पास में लेके जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें फोकल टू फिल्म डिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि ये जो गैप है ये FFD जो होगी उस गैप को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो वो गैप जो होता है वो इंक्रीज करता है ताकि जितने भी स्कैटर रेडिएशंस हों वो स्कैटर रेडिएशन कहाँ तक नहीं पहुँचे, वो स्कैटर रेडिएशन फिल्म तक नहीं पहुँचे, फिल्म तक नहीं पहुँचे, इसके लिए ये सारा काम किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा ये जो होता है एयर गैप टेक्निक, ये मैग्निफिकेशन जो होती है उस मैग्निफिकेशन को भी बढ़ा देती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट होते हैं एयर गैप टेक्निक के बारे में। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप किसके बीच में होता है, ये गैप होता है इमेज रिसेप्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में। उनके बीच के गैप को इंक्रीज किया जाता है ताकि जितनी भी रेडिएशंस पेशेंट से पास हुई हैं वो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचे और वो कैसे भी करके इमेज की क्वालिटी को खराब नहीं करे। क्लियर? इसके अलावा कैसेट और एक्से ट्यूब का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ पे एक्से ट्यूब और पेशेंट जो होता है उनकी दूरी को उसी अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, बस जो क्या होती है इमेज रिसेप्टर होता है उसकी दूरी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके गैप को बढ़ाया जाता है। क्लियर? और इसी तरीके से टेबल और एक्से ट्यूब भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एनोड हील इफेक्ट ऑफ द एक्से ट्यूब द थिकर पार्ट टू बी रेडियोग्राफ शुड बी फेस्ड ऑफ द एक्से ट्यूब। यानी कि अगर एक्से ट्यूब में एनोड हील इफेक्ट के कारण रेडियोग्राफ किए जाने वाले अधिक मोटे भाग को किसकी ओर रखना चाहिए। फर्स्ट है कैथोड साइड, सेकंड है एनोड साइड, थर्ड है बिटवीन एनोड एंड कैथोड साइड और फोर्थ है सेंट्रल एक्सिस केंद्रीय अक्ष। चलिए बताइए कहाँ पे रखेंगे। हील इफेक्ट खुद भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना हील इफेक्ट को। हील इफेक्ट जो होता है इसमें क्या बताया जाता है कि यहाँ पे एनोड और कैथोड होते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो कहाँ पे, एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो कैथोड साइड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, थिकर पार्ट्स का यानी कि डेंस पार्ट का रेडियोग्राफ लेना है, तो डेंस पार्ट के रेडियोग्राफ के लिए जो डोज होती है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी, रेडिएशन ज़्यादा चाहिए होगी। रेडिएशन ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, रेडिएशन ज़्यादा हमें मिलेगी कैथोड साइड पे। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, कैथोड साइड पे हमें डोज दोगे वो ज़्यादा मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर ये कहा गया है कि हील इफेक्ट है, चलो ठीक है बात सही है इसकी, लेकिन अगर ये आता कि अगर हम फिल्टर को यूज़ रख रहे हैं, क्योंकि हील इफेक्ट ऐसे तो होता नहीं, अगर हम वहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं तो फिल्टर का जो थिकर पार्ट होगा उस थिकर पार्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, उस थिकर पार्ट को रखा जाएगा, फिल्टर के थिकर पार्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा थिन पार्ट की तरफ। और जो फिल्टर का थिन पार्ट होगा उस थिन पार्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा थिक पार्ट की तरफ, किसके, बॉडी के थिक पार्ट की तरफ। तो ये नीचे जो बात की है ये बॉडी के थिक पार्ट की बात की है और फिल्टर के पार्ट्स की यहाँ पे बात की है।
क्लियर। तो हील इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेडिएशन एक्सपोजर डोज अलाउड फॉर अ रेडिएशन वर्कर। यानी कि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन है, कुछ भी है, तो हम रेडिएशन वर्कर मान के चलेंगे कि उसके लिए कितना अनुमानित औसत वार्षिक विकिरण उत्सर्जन मात्रा कितनी होती है। 0.5 मिलीसीवर्ट, 20 मिलीसीवर्ट, 5 मिलीसीवर्ट या 6 मिलीसीवर्ट। चलिए बताइए कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो AERB जो होता है उसके अकॉर्डिंग, जो अगर हम एनुअल डोज की बात कर रहे हैं तो वो एनुअल डोज कितनी होती है, वो होती है 20 मिलीसीवर्ट। और उसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि सिंगल ईयर में भी 30 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिंगल ईयर में 30 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। और ओवरऑल 5 साल में हमें लगभग कितनी 100 मिलीसीवर्ट डोज की बात की जाती है 5 सालों में। ठीक है, तो ये आंसर चला गया। अब AERB के अकॉर्डिंग सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं, पब्लिक जो है उनकी भी फिक्स है। वो कितनी है, पब्लिक जो होती है उनको 1 मिलीसीवर्ट दी जाती है। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो रेडिएशन वर्कर है तो उसको 2 मिलीसीवर्ट दी जाएगी। लेकिन उसका जो बेबी होगा उसके लिए उसको एज आ पब्लिक में काउंट किया जाएगा, तो उसके लिए 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर ही होगी। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हो गई। यहाँ पे AERB की डोज लिमिट पढ़ के जाना, पिछली बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट सच एज अ कैटरैक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन अपीयर टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जैविक प्रभाव जैसे कि मोतियाबिंद से आयनीकृत विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप होता है, तो इनमें से किसका होना प्रतीत होता है। अब क्या होता है कि वो एग्जाम टाइम पे हम क्वेश्चंस देखते हैं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, क्योंकि दिख रहा होता है बगल में कि 18 मिनट है वो चल रही है, जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे कैटरैक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि मोतियाबिंद किसका एग्जाम्पल होता है, सोमेटिक इफेक्ट का, सॉरी डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। क्या होता है, देखो फर्स्ट दे रखा है सर्कुलर डोज रिस्पॉन्स थ्रेशोल्ड रिलेशनशिप, लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड डोज रिस्पॉन्स पैटर्न, सिग्मॉइड थ्रेशोल्ड डोज रिस्पॉन्स कर्व, सिग्मॉइड नॉन थ्रेशोल्ड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स। चलो बताइए क्या इसका आंसर जाएगा, बताइए बताइए। हाँ लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि वहाँ पे था। तो देखो कैटरैक्ट्स जो है, अगर इसके अलावा एपिलिप्सी भी आता है यहाँ पे या फिर एट्रोपी भी आता तो भी डिटरमिनिस्टिक ही इफेक्ट होता। तो देखो डिटरमिनिस्टिक अगर इफेक्ट है तो सबको पता है कि यहाँ पे जो कर्व है वो नॉन लीनियर होने वाला है। तो नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि सिग्मॉइड कर्व जो जाएगा लगभग, वो नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि वो लीनियरली नहीं है, यानी कि सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, अब वो सिग्मॉइड कर्व जो होता है वो किसके बीच में बताया जाता है, वो बताया जाता है यहाँ पे परसेंटेज प्रोबेबिलिटी और थ्रेशोल्ड डोज के बीच में बताया जाता है। तो उनके बीच में क्या बताता है, रिस्पांस कर्व को ये बताता है। क्या होता है कि जब तक डोज, यानी कि जब तक की डोज 0.5 मिलीग्राम, जब तक की डोज 0.5 मिलीग्राम नहीं होती है तब तक ये इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। तो लगभग यहाँ तक ये बताया जाता है कि इसमें नो इफेक्ट अकर हुआ। ठीक है, फिर जैसे ही ये होता है, जैसे ही ये 0.5 ग्रेड से ज़्यादा जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट जो है वो हो रहा है। क्लियर। तो ये देखो पहला तो सर्कुलर डोज नहीं है, सेकंड लीनियर नहीं होता, सिग्मॉइड है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये नॉन थ्रेशोल्ड डोज रिस्पॉन्स है। तो ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड डोज होती है इसके अंदर। नॉन थ्रेशोल्ड कौन होता है, वो होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखना, ध्यान से सॉल्व करके आना। हो सकता है कि आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं हो, यहाँ पे ही लगभग तुम्हें पता लग जाए कि क्या चीजें हैं, अगर तुम्हें याद होगी तो। ठीक है, तो ये तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहे यहाँ पे जो मैंने सॉल्व कराए हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर तुम्हें क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ में अगर तुम लोग रेडियोग्राफर वैकेंसीज की और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, साथ ही साथ में तुम्हें यह है कि तुम्हें PYQ प्रैक्टिस करनी है, तो उस PYQ प्रैक्टिस के लिए तुम sudarshanmedico.com पर जाकर के इनरोल कर सकते हो, या फिर तुम ऐप पर भी जाकर इनरोल कर सकते हो। वहाँ से तुम रेडियोग्राफर की जो बुक है उसको ले सकते हो। उससे तुम्हारे क्या होगी, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी वही ज़्यादा होगी। तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये
वेबसाइट है sudarshanmedico.com, यहाँ पर जाके तुम बुक जो है वो ले सकते हो। क्लियर। साथ ही साथ में यहाँ पे जो तुम्हें बुक है उसमें तुम्हें अलग अलग पेपर देखने को मिलेंगे। ESIC का पेपर देखने को मिलेगा, RRB का पेपर देखने को मिलेगा, एम्स CRD के पेपर देखने को मिलेंगे, और जो स्टेट वाइज पेपर हैं वो भी वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो जिनको भी जो भी लेकर के डाउट है एक बार जाके इनरोल कर लो वेबसाइट पे, वहाँ से सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ और डाउट हो, तो तुम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, वहाँ से तुम जाकर के ईजिली बात कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा तो तुम लोगों की बस अगर बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो और जिसमें तुम्हें ये है कि नहीं हम फ्रेश ही हैं तो हम किस अकॉर्डिंग करें, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। इसमें ये होगा कि आपको ऑल जो वैकेंसी रेडियोग्राफर का बैच है वो अवेलेबल कराया जाएगा, और साथ साथ में आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए जो बुकलेट है वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो देखो, आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे, आपको PDF अवेलेबल कराया जाएगा, साथ ही साथ में आपको टॉपिक वाइज टेक्स्ट भी देखने को मिलेंगे, MCQs देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बैच में देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ में अगर आप बुकलेट लेते हो तो यहाँ पे आपको 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और इसके अलावा अभी के लिए ये है कि अगर आप जाकर के इनरोल करते हो ऐप पर तो आपको 30% का जो ऑफ है वो देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। ये ऑफर जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि आपको ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त से और 16 अगस्त तक देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमें बुक परचेज करनी है, या फिर अगर आपको ये है कि आप जाकर के एक बार विजिट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई गई हैं, आप जाकर के देख सकते हो, इनरोल कर सकते हो। तो ये हमारा ऐप रहा सुदर्शन पैरामेडिकल का, जहां पर जाकर के आप लोग इनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ों का, वहाँ पे आपको जाकर के पता लग जाएगा जब आप इनरोल करोगे सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप पर जाकर के। तो आपको जिस भी आपको अगर जो भी रेडियोग्राफर का कोर्स चाहिए, अब वो चाहे एक्सरे बिहार के एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए हो, चाहे ऑल पैरामेडिकल वैकेंसीज के लिए हो रेडियोग्राफर की, तो आप जाकर के इनरोल कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई भी और अदर डाउट्स आते हैं तो आप इस नंबर पर, जो आपको नंबर अवेलेबल कराया गया है, वहाँ पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो याद रखना कि है ना, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने ज़रूरी है। और साथ साथ में एक और बात लास्ट में बोल जाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो पेपर है वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन से आता है कि काफ़ी टफ से आता है। पेपर हमेशा मॉडरेट आता है। अगर टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, अगर ईजी आया तो सबके लिए लगभग ईजी ही रहेगा, ठीक है। तो वो उस अकॉर्डिंग एवरेज निकलता है। लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो जितने अच्छे क्लियर होंगे, आप है ना जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके ऊपर एक एग्जाम प्रेशर आ जाता है। उस एग्जाम प्रेशर की वजह से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो वो कहीं ना कहीं आप पे बर्डन नहीं आएगा उस चीज़ का। ओके, तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। अब हमें और का रहेगा कुछ भी नहीं आता।